हाय, आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। जैसा कि हमने पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया हो, तो जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे वहाँ पे जाकर के आप प्लेलिस्ट में होगा, आप देख सकते हैं, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ेंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को समझने में तो आपको प्लेलिस्ट में आप जाकर के फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन ही दिया है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो हम आपके साथ बने रहेंगे। और हमारा अभी लाइव कोर्स भी आने वाला है, तो अगर उससे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सेकेंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड पार्ट में अगर आगे की तरफ बढ़े तो आज का हमारा पहला है टॉपिक एकांकी आवेश। यानी कि यूनिट चार्ज, ठीक है। यूनिट चार्ज क्या होता है? यूनिट चार्ज की अगर बात करें तो हमने थोड़ा सा मैं पीछे चला जाता हूँ। पीछे इसका मतलब कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने ही पढ़ा था कि कूलाम के नियम। कूलाम के नियम क्या मतलब कि अगर दो आवेशों को कुछ आर दूरी पर अगर रख दिया जाए, अगर सपोज दैट अगर हमने एक आवेश यहाँ पे है और एक आवेश यहाँ पे है, Q1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया Q2 हो गया, ए और बी दूरी पे है, और इनके बीच के अगर आर दूरी पर अगर इन्हें रखा जाए तो इनके बीच पर एक बल कार्य करता था, जिसे हम लोग क्या करते थे, यफ कहते थे। क्या कहते हैं? यफ है। तो यहीं से हमारा एकांकी आवेश का डिफिनेशन आता है, ठीक है। तो यहीं से हमारा एक यूनिट आवेश यानी कि जो यूनिट चार्ज का डिफिनेशन हमको यहीं से आता है। तो अगर हम देखा जाए तो कूलाम के नियम के अनुसार K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R, ठीक है, R²। ये हमारा फॉर्मूला था कूलाम के नियम से। तो अभी हम यूनिट चार्ज का डेफिनेशन हम फॉर्मूले से ही लिखेंगे, इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमको रटना बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम फॉर्मूले से ही या फिर इसका बेसिक कंसेप्ट से ही हम इसको समझ लेंगे, ताकि आपको इसको लंबे समय तक याद कर सकें। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं, इसका एक की पॉइंट होता है, अगर उस की पॉइंट को अगर हम पकड़ लें तो बाकी चेन अपने आप क्या होती है, आ जाती है। तो सेम टू सेम इसी तरीके से अगर हमको लिखना है तो हम उसी से बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर एक पढ़ाई में क्या होता है कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ से अगर रिलेट रहेगी तो भी आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। अब ऐसा नहीं कि अगर पढ़ाई को हर सेक्टर को आप अलग अलग करके याद रखेंगे तो आपके दिमाग पे बर्डन हो जाएगा, फिर आप उसको लंबे टाइम तक लर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसको लंबे टाइम तक रिमेंबर करने के लिए हमें सब छोटे छोटे ट्रिक का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ें तो हम आपको सारी छोटी छोटी ट्रिक बताएंगे, और चैप्टर के अंत में हम लोग सारे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया जाएगा कि इस एग्ज़ाम में हमको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर इस देखा जाए तो अगर यूनिट चार्ज की डेफिनेशन कैसे बनेगी, यदि दो आवेशों की दूरी कितना हो, 1 मीटर हो, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना हो, 1 मीटर हो, और उनके बीच लगने वाला बल यानी F 9 × 10⁹ न्यूटन हो। क्या हो? 9 न्यूटन हो। तो यहाँ पे प्रत्येक जो चार्ज होते हैं कितने कूलाम का होगा, 1 कूलाम का होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एकांकी आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांकी आवेश। बात समझ में आ गई हो? यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी r अगर 1 मीटर पे दोनों आवेश को रखा गया हो, तो उनके बीच में यदि अगर जो बल लग रहा है, आकर्षण हो या फिर प्रतिकर्षण बल, 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो प्रत्येक चार्ज हमारा कितने का होता है, 1 कूलाम का, यानी कि यूनिट चार्ज कहलाएगा। अगर रख कर देखते हैं तो F = रखा जाए फॉर्मूले में, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R। अब यहाँ पे R का मान हम 1 रख रहे हैं, तो F हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹, और F का मान हमको यहाँ पता यही रखना है। तो 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 9 × Q1 Q2 / 1, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब है कि 1 × 1 यानी कि 1 कूलाम का आवेश क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिट चार्ज। क्या कहते हैं? यूनिट चार्ज। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो एक नंबर में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ से, और इसका डिफिनेशन जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसकी चिंता मत करें। जितने भी मेरे लेक्चर चलते रहेंगे आपको सारे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, या फिर मैं वैसे गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सिर्फ चीज़ों को कंसेप्ट सीखिए। अगर आप मैं बोल रहा हूँ अगर आप राइट कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं वैसे आपको मैं पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन का मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जा करके इसको पीडीएफ नोट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का अगर बेसिक कंसेप्ट समझाए तो कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को संरक्षित रखना। क्या होता है? संरक्षित रखना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर चार्ज को संरक्षित कर रहे हैं आगे के लिए या फिर जो कुछ, उसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब कि आवेश का संरक्षण, हम उसको कैसे संरक्षित रखें, यही होता है नियम। तो अभी आवेश का संरक्षण के आधार पर ऊर्जा का भी संरक्षण होता है। तो हम पिछले क्लास में भी ऊर्जा का संरक्षण, फिर हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ चुके हैं। संवेग का संरक्षण भी हम लोग 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, जो फिजिक्स का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आवेश का संरक्षण का अगर देखा जाए डेफिनेशन, तो आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बल्कि एक आवेश से दूसरे आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश क्या है? आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि हम एक आवेश से दूसरे आवेश में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आवेश संरक्षण का नियम। इसी तरीके से ऊर्जा का संरक्षण होता है। ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस छोटा छोटा डिफिनेशन है, बस इसको कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जो अगर एग्जांपल में देखा जाए, जैसे सपोज एक बैटरी है, एक बैटरी का प्लस सिरा होता है, एक बैटरी क्या होता है, माइनस सिरा होता है। तो जो प्लस सिरे, जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो सारे चार्ज कहाँ पे होते हैं, प्लस चार्ज यानी कि प्लस होते हैं। और जब इसमें हम लोड देते हैं तो प्लस चार्ज से जितने भी आवेश होते हैं कहाँ ट्रांसफर होते हैं, माइनस की तरफ। कहाँ होते हैं? माइनस की तरफ। तो ये क्या हो रहा है, जो यहाँ का चार्ज, जो चार्ज यहाँ पे आवेश है, वो जब हम लोड देते हैं तो डिस्चार्ज होकर के माइनस वाले पोल पे चले जाते हैं। अभी खत्म कहाँ हो रहा है, ये खत्म तो हो नहीं रहा है, बशर्ते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। और ये यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करेगा तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो यहाँ से जब आवेश उठ करके जब माइनस वाले पोल पे जाएगा तो वही हमारा करंट कहलाता है। तो इसका मतलब है कि आवेश क्या होता है कि हर बॉडी पे आवेश होता है और हर बॉडी का अपना खुद का एक आवेश होता है। तो इसी तरह का अपना एक आवेश है जो चार्ज कंडीशन में होता है। जैसे इसके ऊपर लोड देते हैं तो आवेश को बहने के लिए एक रास्ता मिल जाता है, और जी रास्ते के थ्रू अगर जाता है माइनस वाले, क्योंकि अगर डिस्चार्ज होगा तो उसे कहीं भी तो स्टोर करना चाहिए। ऐसा तो है कि नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आवेश यहाँ से अगर फ्लो करके अगर कहीं डिस्चार्ज होगा तो उसे कहीं तो इकट्ठा होने के लिए जगह चाहिए, और वही जगह हमारा क्या होता है, माइनस वाला होता है। ठीक है, जब से इस आवेश डिस्चार्ज आवेश को कहीं भी अगर रुकने के लिए अगर ठिकाना नहीं मिलेगा तब तक पूरे परिपथ में करंट फ्लो ही नहीं होगा। यही कारण है कि अगर एक बल्ब है और उसमें अगर प्लस माइनस जब से नहीं जोड़ेंगे तब से बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि आवेश तो चला जाता है, डिस्चार्ज भी हो जा रहा है, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद उसे कहीं कलेक्ट यानी इकट्ठा होने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। इसी वजह से करंट फ्लो ही नहीं हो पाता। क्योंकि कहेगा भैया कि भी जब हम चार्ज हुए हैं और जब डिस्चार्ज हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे,
ये भी तो एक रिश्ता होना चाहिए। तो इसीलिए वो कहता है कि हम बहेंगे नहीं, ना हम जाएंगे ही नहीं, तो कहाँ से डिस्चार्ज होंगे, इसीलिए वो चुपचाप बैठा रहता है। जब उसे माइनस पॉइंट का जगह मिल जाता है तो खुद बहना चालू हो जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है। और जैसे बहना चालू करेगा वैसे करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो ये क्या हो रहा है, आवेश सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है और प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, क्योंकि चार्ज आवेश है और क्या डिस्चार्ज आवेश है। तो अब करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के साथ हमने पढ़ लिया, क्योंकि बैटरी को तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि चार्ज होता है उसका यूज करते हैं, फिर डिस्चार्ज हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। ये क्या होता है? ठीक है, आधुनिक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत का मतलब होता है मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? सिंपल से कंसेप्ट इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि जब दो इस जो ये नियम है इसके अनुसार जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो विद्युत क्या होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या था, इन्होंने इस नियम के अनुसार क्या था कि इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु को रगड़ने से पहले, जैसे अगर कोई एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट, जैसे एक वस्तु है, एक वस्तु है, अगर हम इसको अभी रगड़े नहीं हैं, रगड़ने से पहले क्या होता है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। अब जब आवेश नहीं है तो इसका मतलब विद्युत क्या है, उदासीन है। क्या है? उदासीन है। जब इसको हम आपस में रगड़ेंगे तब जाके क्या होंगे, आवेशित हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं आवेशन। क्या कहते हैं? आवेशन। बात समझ में आ गई। अगर एक वस्तु है, एक वस्तु है, तो अगर रगड़ने से पहले ये वस्तु विद्युत क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जैसे इसको हम आपस में रगड़ना चालू करेंगे ये आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल को, दो प्रिंसिपल बस इसको ध्यान से हम लोग क्या लगाएं, समझ लेंगे। जैसे अगर कोई वस्तु है, इसके कक्षक से क्या करेंगे, कक्षक से, कोई भी धातु है, कोई भी मटेरियल पदार्थ हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी पदार्थ या कोई भी परमाणु हो, उस परमाणु के कक्षक से अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकल रहा है। क्या कर रहा है? निकल रहा है। कोई भी परमाणु है उसके कक्षक से अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकलेगा, निकल गया तो उस पर क्या, एक धनावेशित चार्ज आ जाता है। क्या आता है? धनावेशित चार्ज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई सोडियम धातु है, इसके सोडियम कोई परमाणु है, इसमें से हमने इसके कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इकाई प्लस आवेश आ जाएगा। और इकाई आवेश इसलिए करें क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, तो अगर एक किसी भी परमाणु के कक्षक से अगर इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो उस पर इकाई धन आवेश आ जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो इस पर क्या है, प्लस चार्ज आएगा, +1 चार्ज क्या जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें से इक्वेशन यह दिखा रहा है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इस पर क्या है, प्लस आवेश आ गया है। सेम टू सेम इसी तरीके से अगर यदि किसी परमाणु के कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अगर कोई परमाणु है उस पर एक इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा के अंदर आ जाता है तो इसका मतलब है कि उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों? जैसे मान लो दो लोग हैं और एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। अगर ए को 10 रुपये की क्या है, ज़रूरत है, तो और बी वाले के पास पैसे हैं तो इसके पास गया उधार लिया, तो बी वाले ने 10 रुपये इसको ए वाले को दे दिया। तो अब बी वाले ने अपने में से 10 रुपये निकाल के दिया तो इसका मतलब 10 रुपया क्या हो गया, इसका एक्स्ट्रा इसके ऊपर आ गया उधार। तो इसका मतलब कि जो ए ने उधार लिया है 10 रुपये वो ऋणी हो गया, इसका मतलब कि माइनस चार्ज आ गया। और जो दिया है 10 रुपये वो 10 रुपये तो प्लस में होगा क्योंकि उससे लेने हैं, तो इसका मतलब इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी कि जो देगा यानी जो निकालेगा उस पर प्लस चार्ज और जो लेगा और इसके अंदर कक्षा के अंदर जाएगा उस पर माइनस चार्ज। ये है हमारा आधुनिक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। अगर आता है तो बस छोटा सा नियम 2 है, इसको लिख लेंगे। फर्स्ट नियम समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी बिल्कुल आसान है। किसी भी परमाणु के कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो उस पर इकाई यूनिट का चार्ज आता है। अधिक किसी परमाणु के कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं, अंदर वापस कक्षक में प्रवेश कर जाता है तो उसमें माइनस चार्ज होगा। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा,
है दरवाजा बंद कर, चमका था यार। ठीक है, अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सबसे पहले हमने जब स्टार्टिंग किया था तो ये हमारे चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। तो हम सब बहुत बेसिक से इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। ठीक है, अगर हम विद्युत क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का बहुत सिंपल सा तरीका समझने का, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा कण या फिर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया? एक बार फिर से, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा कण आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव अगर करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। इस सिंपल सा डेफिनेशन वैद्युत क्षेत्र का है। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और इसको किससे दिखाया जाता है? ई से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन के साथ इसको लिखना चालू करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन आपको लिख लिए होंगे, नहीं होगा तो आप पीडीएफ में दे दूंगा, उसमें आप लिख लेना, ठीक है ना। बस आप इसको समझते रहे कैसे हो रहा है। उसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र के बाद हमको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका भी डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। और अभी इसकी तीव्रता समझा जाएगा। तीव्रता का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो अगर हम अपने दोनों हाथ को इस तरह से अगर फैला रहे हैं तो हमारा हाथ जहाँ तक जाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्र। इसके अंदर कोई भी आएगा तो किसी को भी तमाचा थप्पड़ कुछ भी लग सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ई हो गया क्षेत्र। अब इस क्षेत्र के अंदर किसी भी आवेश पर, जैसे अगर कोई दूसरा आवेश अगर आ रहा है तो कितना उस पर बल लग रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं तीव्रता। यानी कि हमारे अंदर जो हमारे अंदर से क्षेत्र निकल रहा है, यानी कि जो हमारा हाथ अगर फैला, कितनी हमारे अंदर ताकत है, कितनी हम उसके साथ किसी दूसरे वस्तु को कितनी फोर्स यानी कितनी कैपेसिटी के साथ उसको अफेक्ट कर सकते हैं, वही हमारी क्या होती है? तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? तीव्रता। ठीक है, तो इसको समझने की अगर कोशिश किया जाए तो एकांक परीक्षण आवेश को, जो भी कोई आवेश है, एकांक परीक्षण आवेश को एकांक परीक्षण आवेश को या फिर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल और एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल यानी कि एफ विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है? तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश पर जो भी जितना भी बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के द्वारा, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी तीव्रता कहते हैं। क्या करते हैं? तीव्रता। इसको अगर देखा जाए, मान लेते हैं कि एक आवेश यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक बिंदु पी, यहाँ पे क्या है? एक परीक्षण आवेश है। इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश।
परीक्षण आवेश। अब देखो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्लस चार्ज है ये क्या है, प्लस चार्ज की आवेश है, तो इसके वजह से क्या एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा। क्या लगेगा, बल, जिसे हम लोग विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत बल। अब ये विद्युत बल इस परीक्षण आवेश पर जितना ज्यादा इफेक्ट करेगा उसका मतलब है कि उस क्षेत्र की उतनी तीव्रता होगी। बात समझ में आ रही ना। अगर एक प्लस चार्ज है और जहां जहां भी आवेश रहेगा उस आवेश के कारण क्या बनेगा, क्षेत्र बनेगा, और उस क्षेत्र के द्वारा उसके अगल बगल जो भी कोई आवेश होगा उस पर एक क्या करेगा, बल लगेगा। अगर वह बल उस आवेश पे जितने ज्यादा लगाएगा इसका मतलब ये है कि उसकी उतने ज्यादा क्या है, तीव्रता है। तो अगर इसको देखा जाए तो इस आवेश के कारण जो क्षेत्र बना है और उस क्षेत्र के कारण इस आवेश पर बल लगेगा, तो इस पर लगने वाला बल E इज इक्वल टू एफ अपन क्या होगा, क्यू नॉट। यानी कि इस एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, ये बल क्या लग रहा है, एफ लग रहा है यहाँ पे, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपन क्यू नॉट। क्या होता है, एफ अपन क्यू नॉट। ये हमको याद करना है। या फिर इसका फॉर्मूला अगर और लिखा जाता है एफ इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई। कितना होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। बल भी निकाल सकते हैं कि किसी आवेश के द्वारा कितना बल लगेगा अगर आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई हो। तो इसका मात्रक लिखेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एफ का हो जाएगा न्यूटन। आवेश का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। इसका क्या हो जाएगा, मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ई एसआई मात्रक है और डाइन पर कूलाम इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा। ठीक है, डाइन पर कूलाम इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा। एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। और इसका वीमा क्या होगी, वीमा एम एल टी -3 और ए -1। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सहित। आपको इसमें से 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। इस तरह का मात्रक भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर हो सकता है पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र इसकी बीमा बताइए, तो 4 ऑप्शन दे रहेगा, आप बीमा भी निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो इसका एक वीडियो है वहाँ प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं कि बीमा कैसे बीमा को कैसे डी, उसको रटाना नहीं है। 7 फार्मूले होते हैं, 7 फार्मूलों को वहाँ पे हम डिस्कस किए हैं, उन्हीं की सहायता से हम बीमा को क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब अगर आप नहीं जाते तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं कि बीमा कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बीमा MLT -3 A -1। बीमा कैसे लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया और उसके बाद उसका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले के साथ इसका मात्रक हो गया, मात्रक के साथ इसका क्या हो गया, बीमा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इस बात को आप समझेंगे। वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब जैसे समझ कि चार्ज है, अगर हम चार्ज अगर रख रहे हैं तो चार्ज पर एक आवेश फ्लो है, तो चार्ज है, आवेश है, आवेश क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा और उसको जाने के लिए यानी उसको चलने के लिए जो रास्ता मिलता है, जो पाथ तैयार किया जाता है, जो पाथ तैयार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो अगर इसको देखा जाए तो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या, वह रेखाएं होती हैं जिस पर जो आवेश होता है, एकांक आवेश स्वतंत्र रूप से क्या करता है, चलता है। यानी जैसे अगर हमें को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो क्या करें, एक रास्ता होना चाहिए जिस पे आराम से हम लोग चल सके। उसी तरीके से आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए, यानी फ्लो होने के लिए एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिस पर आवेश क्या करता है, चलता है। उन्हीं पाथ को हम लोग वैद्युत बल क्या कहते हैं, रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखाएं कहते हैं। अगर बात समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो मान लेते हैं कि एक प्लस चार्ज है, प्लस माइनस, और प्लस से आवेश निकलेगा और माइनस की तरफ जाएगा।
ठीक है। ये हमारी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये हमारी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, इनकी इसी तरीके से चलती है, प्लस से निकलती हैं और माइनस की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये सबका अलग अलग पाथ है। हर एक आवेश का एक अपना क्या होता है, पाथ होता है, जो रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ये आप बात समझ में आ गई होगी कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो पाथ तैयार किया जाता है या फिर जो पाथ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसके गुण पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं तो हमने पढ़ लिया कि रेखाएं क्या होती है, रेखाएं एक पाथ होती हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज भी रटना नहीं है, बिल्कुल फिगर के साथ ही हमको इसको समझ लेना है, क्योंकि अगर एक पॉइंट अगर इसको लर्न कर लें तो दूसरा पॉइंट अपने आप ऑटोमेटिक क्या क्रिएट हो जाए। क्योंकि अभी हम लोग इंटर लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना तो कम से कम हमको जानकारी होना चाहिए कि हम कैसे करें। ठीक है, पहले गुण, और मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसी से लिख लेंगे, प्लस माइनस, ठीक है। अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो कोई भी जो वैद्युत रेखाएं हैं आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरफियर, यानी कि किसी को काट नहीं रहे हैं, यानी किसी को एक दूसरे से नहीं कि एक ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं। सबका पाथ क्या है, अलग अलग। जितनी आवेश होंगे उतने ज़्यादा क्या रेखाएं बनेंगी, क्या होती हैं, रेखाएं बनेंगी। क्योंकि जब आवेश ही नहीं रहेगा तो रास्ते क्या होंगे। ठीक है, तो जितने आवेश रहेंगे, हर एक आवेश का क्या होता है, अपना अपना एक पाथ होता है। इसी कारण क्या है कि ये एक दूसरे को काटती नहीं है। और ये जो रेखाओं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इसको तो हम लोग देख तो सकते नहीं। जैसे कैसे, चुम्बक अगर सामने, अगर हम जैसे मान लीजिए चुम्बक है, अब चुम्बक है, अगर इसके सामने अगर कोई भी अगर लोहे का टुकड़ा छोटा रखते हैं तो क्या खींच लेता है। इसका मतलब क्या है, हम ये देख थोड़ी रहेंगे कैसे खींच रहा है वो, ये काल्पनिक है, इमेजिनेशन हम लोग करते हैं कि बस इसको खींच रहा है, और ये इमेजिनेशन ही कर लेते हैं कि इसी तरह से इसके पाथ होगा, जो इसके अंदर आएगा उसको क्या अटैच कर सकता है। तो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक है तो चुंबक के चारों तरफ क्षेत्र बनता है, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र होता है, रेखाएं होती हैं, उनको भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो पहले इसका गुण है कि क्या है, इमेजरी, काल्पनिक रेखा है। जिस पर दूसरा गुण, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी कि यह एक काल्पनिक होता है, ये तो हो गया। दूसरा, यह एक, इस पर जो पाथ, जो रेखाएं हैं, इस पर एकांक जो धन आवेश होता है स्वतंत्र रूप से चलता है। क्या करता है, स्वतंत्र। ऐसा नहीं कि इसमें इसके पाथ में कोई रुकावट हो, ऐसा कोई बात नहीं, चल रहा है तो फ्री, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तभी तो जाकर मैक्सिमम हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है। तीसरा, यह एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। चित्र से ही आपको समझ में ऐसा आ रहा होगा कि जो रेखाएं हैं अपना अलग अलग अगर पाथ पे जा रही हैं तो ये कैसे एक दूसरे को काटेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है कि जो भी विद्युत बल रेखाएं होती हैं या फिर चुंबकीय रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, सबका पाथ अलग अलग होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, यह लचकदार होती हैं, डोरी के समान। अब जैसे देखो, अब यहाँ से बेंड हुआ, फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से बेंड, अगर यह लचकदार, इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, तभी तो प्लस से जाकर के माइनस में बेंड होकर चली आ रही हैं। इसका मतलब क्या होते हैं कि यह लचकदार और क्या होते हैं, डोरी के समान होती हैं। तो हमने आज वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र से संबंधित उसके इंटेंसिटी पढ़ी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके मात्रा की यूनिट पढ़ें। फिर इसके हमने वैद्युत बल रेखाएं पढ़े, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये आवेशों को चलने के लिए पाथ तैयार करती हैं। फिर उसके बाद हमने इसके गुण पढ़े। ठीक है। अब अगला चैप्टर, अगला जो सेशन हमारा आएगा कल आएगा। तो चैनल पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी बोर्ड का पेपर, अभी हमारे पास टाइम है, तो अगर अभी से अगर हम चीज़ों को ध्यान करके नहीं चलेंगे तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन
तुरंत आए। और एप्लीकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप PDF नोट्स फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। और वहां पे आपको वीकली टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट के लिए थैंक यू।